हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट फॉर सक्सेस में। दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आज हम भारत के जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो इनमें से एक क्वेश्चन 100% कोई ना कोई एग्जाम का पार्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों ये सभी को पता होते हैं, पर क्या होता है ना, ये माइंड में नहीं आते। तो दोस्तों वो है नेशनल हाईवे नंबर 7। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कितने राज्यों से होकर जाता है? तो जाता है 6 राज्यों से होकर। विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है? तो वो है मनाली लेह, भारत में। ठीक है दोस्तों, और किन राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है? तो कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 व 2 को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड वर्तमान में किन नगरों के मध्य है? तो है अमृतसर से कोलकाता। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो सबसे पहले बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। पहली ग्रांड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक थी? तो वो थी कोलकाता से लाहौर तक। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ता है? तो जोड़ता है व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानियों को। पूर्व पश्चिम में उत्तर दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? तो वो काटते हैं झांसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो वह है सड़कों से। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो कहलाती है सदा ए सरहद। भारत के किस राज्य में कच्ची सड़कें सबसे अधिक हैं? तो वह है उड़ीसा में। काराकोरम राजमार्ग किसे जोड़ता है? तो जोड़ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 की लंबाई कितनी है? तो वह है 1226 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 की लंबाई कितनी है? तो वह है 2369 किलोमीटर। जो भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो उसकी लंबाई है 2369 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो वो जाता है वाराणसी से कन्याकुमारी तक। किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या से जवाहर सुरंग स्थित है? तो वह है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जिन राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा 4 महानगरों को जोड़ा जाता है उनकी लंबाई कुल कितनी लंबाई है? तो वह है 5846 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, सड़क निर्माण में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नीति अपनाई है? तो दोस्तों वो अपनाई है बनाओ चलाओ और हस्तांतरित करो। बनाओ चलाओ और हस्तांतरित करो। सीसा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? तो की गई है 1960 में। महबूब उल हक के सहयोगी कौन थे? तो वो थे A.K. सेन तथा सिंगर हंस। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया? तो किया गया है 1990 में। नेक्स्ट को देखते हैं। मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से सूचकांक शामिल किए गए हैं? तो किए गए हैं जीवन प्रत्याशा सूचकांक तथा शिक्षा सूचकांक तथा सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समृद्धि क्या है? आर्थिक समृद्धि है जीडीपी में परिवर्तन की दर। ये तो सभी को आपको पता ही होगा, जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में परिवर्तन की दर। आर्थिक विकास दर क्या है? तो वह है निबल राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी में परिवर्तन की दर। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? तो वह है कृषि तथा पशुपालन, वन उद्योग तथा लट्टे बनाना, मछली पालन तथा खनन और उत्खनन। भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है? तो वह परिवहन व संचार, व्यापार, होटल तथा जलपान गृह, बैंक तथा सीमा स्थावर, संवर्धित आवास गृहों की स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं एवं अन्य सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1950 से 51 में 1990-91 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर क्या रही? तो वो रही है 4.1%। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
1991-92 और 2011-12 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रही थी? तो वो रही थी दोस्तों 6.9%। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो वह है सोवियत संघ के। आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो वो दिया जाता है सोवियत संघ को। सोवियत संघ में पहली बार पंचम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो की गई 1928 में। भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किस दिया जाता है? तो दिया जाता है सर विश्वेश्वरैया को। सर विश्वेश्वरैया भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखी है सर विश्वेश्वरैया ने। आर्थिक नियोजन से संबंधित बम्बई योजना कब सामने आई? वो आई है 1994 में। बम्बई योजना कितने वर्षीय थी? तो वो थी 15 वर्षीय। मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सर्जन किसने किया था? तो दोस्तों वो किया था एम.एन. रॉय ने। 10 वर्षीय जन योजना को कब प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों वो किया गया है 1944 में, 1994 में। गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना को प्रस्तुत किया गया? तो किया गया है अप्रैल 1994 को। गांधीवादी योजना का सर्जन किसे दिया जाता है? मन्ना नारायण को। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब की घोषित की गई? तो ये की गई दोस्तों 1948 में। औद्योगिक विकास एवं विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया और जिसका उद्देश्य उद्योगों को नियोजित विकास एवं नियमन करना था? 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य वाली सर्वोदय योजना का प्रकाशन कब हुआ? तो दोस्तों वो किया गया है 30 जनवरी 1950 को। सर्वोदय योजना का विकास किसने किया? तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट है कोलंबो योजना की अवधि क्या थी? तो वो थी 1951 से 1957 तक। योजना आयोग किस तरह की संस्था है? तो यह है अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो वो दोस्तों वो थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई? तो दोस्तों वो की है राउरकेला उड़ीसा में और भिलाई छत्तीसगढ़ व दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चिंतरंजन लोकोमोटिव की स्थापना किस योजना के दौरान हुई? तो दो हुई है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 1961 से 1966 तक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी पंचवर्षीय योजना 1966 से 1966 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना परम उद्देश्य क्या था? तो वो था अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाना। किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष तक योजना अवकाश रहा था? तो रहा था तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक योजनाएं किन वर्षों में लागू की गई? 1966 से 1969 तक। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ? किसी भी योजना के दौरान नहीं हुआ। इसमें कोई भी योजना नहीं आई। ठीक है दोस्तों। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो वो हुआ था 1966-67 में योजना अवकाश के दौरान। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? 1969 से 1974 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो वो थी ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल किसने तैयार किया था? तो ये किया था अशोक रुद्र तथा एलन एस पात्रे ने। चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो वो था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण MRTP अधिनियम तथा बफर स्टॉक की अवधारणा किस योजना के दौरान हुई? तो वो हुई है चौथी योजना के दौरान। 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण
किस वर्ष किया गया? तो वो किया गया था 1969 में। गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो वो दिया गया है 5वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1974 से 79 तक। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त की गई? तो की गई है 1978 में। किस सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया? तो किया गया है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश 6ठी पंचवर्षीय योजना को क्या नाम दिया गया? तो दिया गया है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों वो दिया जाता है DT लकड़ावाला। किस सरकार ने देश में भी केंद्रित नियोजन की अवधारणा को लागू किया? तो किया गया है जनता पार्टी सरकार में। 6ठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई थी? 1978 से 83 तक। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई? तो की गई है बैंक ऑफ हिंदुस्तान की। सबसे पहला बैंक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1770 में, यानी ये भारत का सबसे पहला बैंक था ये। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई 1806 में। 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों ये की गई है 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई है? 1843 में। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे व बैंक ऑफ बंगाल को आपस में विलय करके किस बैंक की स्थापना की गई? तो की गई है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1921 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो किया गया 1955 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नया नाम क्या दिया गया? तो दिया गया है SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब की गई? 1965 में। 1865 में। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? तो वो था अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना कब की गई? 1881 में। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक कौन सा था? तो वो था पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना कब शुरू किया? तो किया है 1 अप्रैल 1935 में। भारतीय बैंकिंग अधिनियम कब पारित किया गया? 1949 में। 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1980 में। भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंकों को क्या कहते हैं? तो कहते हैं अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई? तो की गई है नरसिम्हा राव समिति की स्थापना में। देश का पहला तैरता ATM कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों किया गया कोच्चि में। बैंकों के ग्राहकों की शिकायत का निदान कराने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई? तो की गई 14 जून 1995 में। भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया है? तो किया गया 1848 तक। 30 जून 1948 तक। भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर के अलावा कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो होते हैं 4 गवर्नर होते हैं। रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के नोट जारी कर सकता है? तो कर सकता है 10,000 रुपये तक के नोट। रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है? तो 1,000 रुपये तक का सिक्का जारी कर सकता है, तो और 10,000 रुपये का नोट जारी कर सकता है। रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्रणाली की स्थापना कब की गई? तो की गई है 3 जनवरी 1995 में। उस दर को क्या कहते हैं जिस पर केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी तथा अनुमोदित हुंडियों को जमानत के आधार पर देश में वाणिज्यिक बैंकों का ऋण प्रदान किया गया है? तो वो किया गया है बैंक दर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। चलिए बने रहे, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, तो
लाइक भी कर दें और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप काम आए और हो सके आपकी वजह से किसी का भला हो जाए। चलिए दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।